कम कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम एक मारूफ तजियाकार जो कि फाइनेंस के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं और पिछले तकरीबन 30-40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा उनकी ज़िंदगी में कि जब उन्होंने फाइनेंस को स्टडी ना किया हो। तो ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से मैशियत पे गहरी निगाह है बल्कि दुनिया की जो मैशियत है उस पर भी गहरी निगाह रखते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा सजाद हैदर। तो इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, इस वक्त जो हालात हैं, थोड़ा सा पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, फिर थोड़ी सी इंटरनेशनली भी बात करेंगे। सजाद भाई, आपको वेलकम करते हैं कैमरा ऑन की स्क्रीन पर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजरी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो रमज़ान और मुबारक गुजरा है इस दफ़ा, तो चकवाल के हवाले से मैं स्पेशली सवाल करूंगा क्योंकि चकवाल की मार्केट के अंदर आप जाते रहे। तो यहाँ पे जो पैरा फोर्स आई है और उसके आने के बाद और रमज़ान और मुबारक में जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो किस तरह क्या उनमें इस्तेहकाम रहा और कैसी रही, तो उस हवाले से रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल मलिक साहब। इसमें ये जो पैरा फोर्स और जो इंतज़ामिया होती है ना, इनका काम ये होता है कि ये कर सकते हैं ये काम कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ना बढ़ने दिया जाए। जी, उनका ये काम होता है। तो वो काम उन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से अंजाम दिया है, उसमें कोई शक नहीं है जी, कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो उन्होंने नहीं बढ़ने दी। तो बाकी जो महंगाई का जो आम लोग हर वक्त एक बहस होती है जी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पिछले 3-4 साल के दौरान, तो उसमें कमी वाक़ई हुई है। तो वो इनका काम नहीं है इंतज़ामिया का, ये जी, पैरा फोर्स हो या दूसरी मतलब इंतज़ामिया हो। तो ये अब मतलब फ़र्ज़ करें, अब आपको एक चीज़ की कीमत पिछले 4 साल में पहले 250 रुपये थी, अब वो 500 550 रुपये हो गई है। जी, तो वो 250 रुपये ये नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि 500 के आज की चीज़ को उसका बिकने का रेट है जी, मार्केट में, उसको ये रेट होना चाहिए, तो उसको 600 रुपये या 650 रुपये में ना बिकने दें। जी। तो वो काम उन्होंने बिल्कुल ठीक और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि देखिए कि जो पहले तो हमने कई ईदें ऐसी गुजारी हैं और रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा होता था उसमें जो चीज़ें हैं वो आसमान को छू रही होती थी। यानी आलू, प्याज और दीगर टमाटर वगैरह। टमाटर तो मैंने खुद देखा है कि 400-400, 500-500 रुपये के जी। तो इस दफ़ा जो है ना 40-50 रुपये किलो बिक रहे थे। तो ये क्या सीन हुआ? वो यही वजह है ना कि उसमें जो इंतज़ामिया है ना, वो जो पहले बात हो चुकी है, वो उनका वही रोल है ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को उन्होंने नहीं होने दिया। जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से उनकी चीज़ें रमज़ान में बढ़ती हैं। जी, वो जो आम दिनों में के मुकाबले में, क्योंकि एक तो इसका इस्तेमाल जो है ना शायद खुर्दनोश को बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी, तो उसमें जो भी रेट मार्केट में आप दुकानदार या जो ताजर है वो ले जाए, उसमें बिकना ही होता है। जी, तो इसलिए वो जो उनका इंतज़ामिया का रोल था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। तो वो उस चीज़ों को उन्होंने जो मार्केट का बेस बुनियादी उसकी प्राइस थी, जी। उनके ऊपर उन्होंने नहीं जाने दी कंट्रोल। तो इसमें ये उनका किरदार है। इसमें जो प्राइसेस है ना, जो पैरा फोर्स का। पैरा फोर्स का जो है जी। ना, उसका किरदार है कि उनको कीमतों को ऊपर नहीं जाने दिया। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसमें ये जो बॉर्डर जो अफगानिस्तान का क्लोज हुआ हुआ है उसका भी कोई एलिमेंट है? उसको तो ये है, जो चीज़ यहाँ से बाहर जाती थी, मसलन आलू है वो अफगानिस्तान वगैरह जाता था, जी, तो नहीं गया, तो उसकी कीमत कम हो गई है। 50-60 रुपए जी, कीमत होती, वो 20-30 रुपए पे जी। बिक रहा है। तो उसके मुकाबले में जो वहाँ से चीज़ आती है उस पर भी असर पड़ा है ना। असर पड़ा है। वो उससे बहुत ज़्यादा, मसलन सेब है अच्छी क्वालिटी का, वो तो 250 रुपये होता था, जी, तो अब वो 600 रुपये या 500 रुपये पर जी। 400 उसे रुपये तक बिकता रहा वैसे। बिकता है। जो जी, अच्छी का है वो 500-600 भी था। तो वो तो दोनों पे मतलब असर पड़ा। अगर जो चीज़ यहाँ से उधर जाती थी तो वो उसकी प्राइस कम हो गई है, जो वहाँ से आती थी तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। तो अच्छा, एक और बात बताइए कि जो एकदम से सडन जो जंग हुई है और एकदम आप देखिए कि रात को हम सोए, सुबह उठे और पता चला जी कि पेट्रोल जो है वो 55 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि अ, ये वो पेट्रोल की जो उन्होंने 55 रुपये कीमत जो बढ़ाई है ना, तो उनके पास पाकिस्तान के बाद जो स्टॉक होता है ना, वो 28 दिन का टोटल उन्होंने रखा होता है। वो भी पता नहीं पूरा उन्होंने रखा भी होता है कि नहीं, क्योंकि उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना। जी, इनके पास जो कैपेसिटी है ना स्टॉक रखने की,
वो 28 दिन है जो इन्हें खुद बताते हैं, जी लेकिन वो इतना रखते भी कोई नहीं है जी, जो कि भाई उसमें यानी पैसे कम कम होता है। तो अब वो जो है ना, वो जब वो एकदम से शूट करके 60 रुपए से उस दिन जो है ना 90 रुपए पर शूट करके चला गया, और अगले दिन इन्होंने जो बढ़ाई था 2 दिन के बाद वो 117 पे चला गया था जो क्रूड ऑयल है। जी तो इसलिए वो इसमें कोई जो है ना, कोई किसी ने मुनाफा वगैरह कोई बात नहीं हुआ है कि जो इसने बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया है या उसमें कर लिया है। फिर दूसरी बात यह है कि इन्वेंट्री पर जो मुनाफा होता है ना, वो मुनाफा होता ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो उसने अपना माल खरीदना है ना, जी तो उसको अपने पास से पैसे डालने पड़ते हैं। जी ये थोड़ी बहुत ही उसको शेयरिंग हो जाती है। मसलन उसने फर्ज करें जी, ये 1 लाख बैरल फर्ज क्रूड ऑयल की ले लेते हैं कि एक पेट्रोल रखा हुआ है रिफाइनरी ने जी 1 लाख बैरल, तो उसने वो 60 रुपए में खरीदा हुआ है। जी तो अब उसकी प्राइस 1,90,000 हो गई है। तो अगर उसको थोड़ा बहुत इन्वेंट्री के जरिए उसको गेन ना हो ना, तो उसको तो अपने पास से वो उसका प्रॉफिट ही चला जाएगा, उसको अपने पास से पैसे डालने पड़ेंगे। ठीक, फिर जब कीमतें कम भी तो होती हैं ना, कई जी दफा लोग कर चुके हैं हुकूमत, अभी फर्क नहीं, जंग हो जाए बंद हो जाए, जो कि होनी भी है, जी क्योंकि इसने सारा उम्र चलते नहीं रहना ना, जी जी इन्हें बंद भी होना है। तो ये देखिएगा एकदम जंप ला के 60 रुपए आ गया, फिर उनका जो ऑयल पड़ा होगा ना, हुकूमत को करना पड़ता है, जी, तो उसमें उनको लॉस भी तो हो जाएगा ना इसी ठीक। तरह ही। ये तो मतलब टू है, ये कोई प्रॉफिट नहीं होता है इन्वेंट्री गेन। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप चूंकि इंटरनेशनली भी बड़ी ग्रिप है फाइनेंस के ऊपर, तो ये जो अभी जो जंग इनफैक्ट ईरान पर मुसल्लत की गई है और जंग स्टार्ट हुई और इसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा आपके ख्याल में? यानी मैशियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि टफ होगा आवाम के लिए या कोई थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, या क्या सीन? अगर ये जंग लंबी हुई, फर्ज करें 1.5-2 महीने तक भी स्टार्ट से लेकर तो हो गई। आज तकरीबन 3 हफ्ते हाँ, से 3 से ज्यादा हो गए ज़्यादा ना? हो गए हैं, जी 22-23-24 दिन हो गए हैं। जी तो और फिर अगर मतलब मेजर उन्होंने एक लॉस कर दिया एक दूसरे का, ईरान का तो लॉस शुरू हो ही गया है ना। जी तो लेकिन उन्होंने अभी जो इक्तिसादी एक दूसरे के है ना अपना एसेट्स, उन पर हमले नहीं किए। मतलब इनके जो इक्तिसादी एसेट्स हैं वो तेल है, तेल के कुएं हैं, उन पर हमले उन्होंने नहीं किए, ना ईरान ने उन पर किया है, खलीजी मुल्कों पर किया, और ना ही अमेरिका इसराइल वगैरह ने इनके पर किया है। उसकी वजह यह है कि अगर इसराइल और अमेरिका, हालांकि वो ईरान के कर सकते थे, ये बड़ा बेहतरीन उनके पास ऑप्शन था कि जी हाँ, वो शायद उसको शिकस्त हो जाती, वो उनकी डिमांड मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह है कि उनके पास अभी हथियारों का जखीरा तो मौजूद है, जो उनको पता ही नहीं है कि कितना है जी इसराइल और अमेरिका को। तो उन्होंने अल्टीमेटली दूसरे दिन जितने भी खलीज के जितने भी कुएं थे सारे उड़ा देने थे, तो जी बस ये तो भूखे मर जाने थे, और पाकिस्तान की जितनी लेबर फोर्स है, बल्कि पूरी दुनिया की जहाँ पर गई हुई है, वो सारी फारग होकर वापस आ जानी थी। जी तो उसका अभी जो पाकिस्तान किसको रिमिटेंस खलीज के मुल्कों से आ रहे हैं, वो तकरीबन टोटल रिमिटेंस पिछले साल जो है 37-38 अरब डॉलर आए थे पाकिस्तान को, पिछला साल जो माली साल गुजरा है। जी उसमें वो यूरोपीय मुल्क भी शामिल थे, अमेरिका भी शामिल था, लेकिन 70-80% इन खलीजी मुल्कों से आते हैं। तो वो बंद हो जाने थे, और पाकिस्तान के एकदम से जो है उनकी जो मीशत है उसको भट्ठा बैठ जाना है। अगर ये इसका जो ऑयल का जो इनका लॉस हो गया ना, इन्होंने जी अगर कर दिया है एक दूसरे का, तो उस सूरत में तो उनकी वहाँ पे जो मीशत है ना वो तो खत्म हो जाएगी, जी वो खुद भूखे मरेंगे और दूसरों को वो क्या रखेंगे। जी उसका फिर पाकिस्तान को और बाकी दुनिया की जो मुल्क की वहाँ पर लेबर फोर्स गई हुई है, उनको जो है ना लॉस होगा बहुत ज्यादा। जी, बहुत ज़्यादा लाश होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो इस वक्त जो सिनेरियो यानी अभी जो हमें नज़र आ रहा है कि आप देखिए कि ईरान जो है, ईरान ने अभी रिसेंटली कुछ 3500 किलोमीटर दूर जो है ना एक मिसाइल दागा है, तो ये सारा ये क्या तवक्को की जा रही थी कि इतनी उसका मजबूत है वो, इस लिहाज से कोई आप समझते हैं? वो असल में उसका जो हथियारों की रेंज है ना, वो कैलकुलेशन मतलब उसका जो नॉलेज है ना, वो किसी के पास नहीं है ना, उन्होंने खुद डिस्क्लोज किया हुआ है पहले कभी किसी तरह से, और ना ही कोई मुल्क करता भी कि नहीं है। और पाकिस्तान की जो पीछे जंग हुई थी, तो उन्होंने कोई नहीं अपने जो हथियारों की जो आर्किटेक्चर है ना कि हमारे पास किस किस्म के हथियार हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी है, इन्होंने डिस्क्लोज तो कोई नहीं किया हुआ था ना, क्योंकि अगर इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ होता तो इंडिया कभी भी हमला ना करता। तो ये तो जब जंग होती है तो तब ही वो करते हैं। अब जो उनको पास जो नए जो है ना रोज हथियार नई किस्म के जो ईरान लेके आ रहे हैं, तो इसको उन्होंने बहुत ज्यादा, और जो अमेरिका और इसराइल है ना, उनको कंफ्यूज किया हुआ है इस चीज ने, कि वो हर रोज एक नई टाइप की वो चीज लेके आ जाता है। तो उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि यार आपको पता नहीं इनके पास कितनी किस्म की और चीजें मौजूद हैं।
जी मसलन पिछले 2 दिनों में देख लें, अभी उनका जो परसों उन्होंने अटैक किया है उनके इसराइल के जो न्यूक्लियर वहाँ पर जी उनका प्लांट लगा हुआ है जी उस जी शहर बिल्कुल में किया है, और वहाँ पर जो है ना उनके वो जो दिफाई निज़ाम है ना वो भी एक्टिव नहीं हुआ, ना जी, सायरन बजे हैं और ना ही वो जो इंटरसेप्टर है ना यानी इसको भी जैम किया वो आपके ख्याल में? जी मुमकिन है, वहाँ जी पर वो नहीं चले ही नहीं है, ना जी सायरन बजे हैं और ना ही वो इंटरसेप्टर जो है वो चले हैं, तो उसने बड़ी तबाही की। हालांकि इन्होंने ईरान ने उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं किया, दानिस्ता, क्योंकि जी फिर वो साफ ज़ाहिर है वो एक तो वहाँ पर तबाही आ जाए, ताबकारी तो फैल जाए तो वो तो सबको लपेट में ले लेती है ना, उसने ना फिर मुसलमान देखना है, साथ मिस्र है या फ़लस्तीन है, लबनान है, उन्होंने तो उसमें ताबकारी ने कोई नहीं देखना, वो भी सारी लपेट में आ जाए। ये सिर्फ उनको एक पैगाम देने की कोशिश है कि भाई हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, आपने ये ना समझो कि तुम आ रहे हो तो हम नहीं आ सकते, ताकि वो भी फिर इनकी न्यूक्लियर जो तनसीबात है ना उन पर हमला करने से बाज रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको कंफ्यूज करती हैं कि यार ये पता नहीं अब इनके पास और क्या क्या है और किस किस्म का है। मसलन अभी जब से जंग शुरू हुई है तो अभी जो इनका जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था फाइटर प्लेन स्टेल्थ F-35, जो कि बहुत ही जदीद तरीन उनका तैयार है, जो 2,500 से 3,000 किलोमीटर फी घंटा की उसकी रफ्तार है। अच्छा तो और मतलब है कि वो राडार में ये आ भी जाए ना तो उसको टाइम ही नहीं बचता, फर्ज करें वो 600 किलोमीटर की रेंज से राडार में आता है, राडार की आया है तो वो तो 4, 5, 6, 10 सेकंड में वो अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। जी तो उसको उन्होंने जो है ना हिट करने में कामयाब हुए हैं ईरानी, जी उसको हिट हुआ है वो। तो वो उनको बड़ा कंफ्यूज कर दिया है उन्होंने कि भाई ये कोई बैरूनी इसमें एट द मोमेंट जो है इनको मिली है मदद या क्या है, या इनके पास अपने था एक वो उसने किया है। इसी तरह कल जो है ना F-16 उन्होंने एक इसराइल का हिट किया है, जी उसको मतलब बाकायदा हिट किया जो उन्होंने तस्लीम किया है। इसी तरह F-15 एक हॉर्मुज़ के पास जो है ना वो उन्होंने हिट किया है। तो ये पिछले 3 दिनों में एक वो हुआ है और ये 3 ये हुए हैं, तो ये उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है जी कि भाई ये पता नहीं इनके पास अभी और क्या क्या चीज़ है कि जो कि ये लेके आ रहे हैं। तो उनकी मतलब उसकी स्ट्रेटजी भी यही है ईरान की कि भाई उनको अपना थका दिया जाए, ठीक। जंग में थका दिया है ताकि वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। अच्छा सजाद भाई ये बताइएगा कि कैमरा ऑन के नाजरीन के लिए कि ये अमूमी तौर पे एक तासर है और एक ख्याल जाहिर किया जाता है कि ईरान हमारा चूंकि पड़ोसी मुल्क है और उसके पास गैस के वसी ज़खायर है, ऑयल वसी ज़खायर हैं, तो हम जो है वहाँ से क्यों हासिल नहीं करते, जबकि चले वो पाबंदियाँ वगैरह भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ईरान है वो तेल तो बेचता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहाँ से ज़्यादा खरीदता है? इसकी क्या वजह है और इतना दूर से क्यों खरीदता है? ये बहुत सारा एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। ये अपने जो मुल्क की जो मतलब है कि हमारी किसी भी मुल्क है ना उसकी जो क़यादत होती है ना, जी ये उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंट है दूसरे मुल्कों के साथ अपने मामलात को तय करने में। जी अब ईरान बड़ा सस्ता तेल बेचता रहा है पाबंदियों के बावजूद भी, जी तो इंडिया लेता रहा है उससे, जनूबी कोरिया लेता रहा है, जी चाइना लेता रहा है। चलो चाइना तो उससे के कहने पर अमेरिका के कहने से नहीं रुक सकता, लेकिन इंडिया तो उनके साथ भी उनके बड़े रिलेशन थे, लेकिन उनको उन्होंने रिलैक्सेशन दिए कि ठीक है भाई तुम लेते रहो। लेते रहो। इसी तरह जनूबी कोरिया वो उनका इत्तेहादी है, और जापान वो भी लेता रहा है, वो उनका इत्तेहादी है, लेकिन उन्होंने कहा तुम लेते रहो। तो ये जो होता है ना ये उनकी अपनी इतनी यानी जिसको कहते हैं ना काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप किसी को कितना नेगोशिएट कर सकते हैं किसी के जी साथ। तो यहाँ पर जो हमारी क़यादत है या कोई मौजूदा नहीं जो भी थी, तो जी वो उसकी बात इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपना अमेरिका को जो है ना इस बात पर कायल कर सके कि नहीं जी भाई हम ठीक है जी आप ठीक पाबंदियाँ लगेंगे का हम लेंगे। यानी उसके हमें बाद ये सूट करता हाँ है। सूट करता है हम लेंगे, बाकियों से भी लेंगे और इनसे भी लेंगे। वो मतलब वो सबसे ले रहा था ना इंडिया वगैरह, वो जी सिर्फ इनसे नहीं ले रहे थे, जो मिक्स कर रहे थे। तो ये भी सरकारी, लेकिन ये इसने नहीं कर सके। अच्छा इसके साथ ही एक मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप देखिए कि कितना टाइम गुजर चुका है, वो गैस पाइपलाइन जो है ना बिछाई गई थी ईरान के साथ, और उसका भी कोई नहीं हुआ, फिर रूस के साथ थी उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या सीन है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग छोड़ देते हैं, इसका क्या वजह है? वो भी वजह यही है ना कि जो हमारे मुल्क की जो हुक्मरान तबका है, जो मुख्तलिफ हुक्मरान एक तो मुस्तकिल हुक्मरान तबका है ना, जी वो मुस्तकिल वही रहता है। अब उनकी पॉलिसी है जिसको नहीं समझ आती कि वो क्या क्यों जो है उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है। मसलन जब ये मुझे याद है 98 या 98 की बात है। 8 में जो है ना इनसे मुआहदा हुआ था जी गैस पाइपलाइन का ईरान जी के साथ। जी उस वक्त उन पर पाबंदियाँ नहीं थी, जी
उस पर उन पर कोई पाबंदियां नहीं थी जब ये मुआहदा हुआ था। जी और ये मुआहदा क्या था कि वो पाइपलाइन यहाँ से पाकिस्तान से गुजर कर इंडिया तक जानी थी। ठीक। अच्छा, वहां से इंडिया तक जानी थी, तो रास्ते में हमें जो यहाँ से अच्छा वो गैस हमें फ्री इस्तेमाल करनी थी। एक्चुअली वो इंडिया के लिए थी। अच्छा। तो इंडिया ने हमें उसकी रॉयल्टी भी देनी थी। ठीक। यानी कि जितने हम 3-4 अरब डॉलर उसने हमें रॉयल्टी देनी, जो कि हम 1 अरब डॉलर के लिए 6 महीने के बाद अमेजन की मिन्नतें कर रहे थे। तो वो उन्होंने उस वक्त 3-4 अरब डॉलर साल की बहुत बड़ी रकम थी। जी तो जो कि उन्होंने हमें वो भी देनी थी, और प्लस में बोनस ये था कि हमने गैस फ्री इस्तेमाल करनी थी। जी। तो इन्होंने नहीं होने दी। अब वो तो ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों होने दी। उसके बाद पाबंदियां लगी तो फिर तो हो ही नहीं सकती थी जी। इनकी सूद भी। इसी तरह रशिया का भी यही सिस्टम है कि वो 2016 में कराची से लेकर लाहौर तक जो है ना गैस पाइपलाइन रशिया ने बिछा कर देनी थी, ऑयल पाइपलाइन बल्कि वो जी थी। जी। वो बिछा के देनी थी कि जिस पर ये जो हमारा टैंकर फ्लीट है ना ये खत्म हो जाना था। वहाँ से पोर्ट पर ऑयल आता और वो इधर लाहौर आया था, यहाँ से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते ठीक। टैंकरों के जरिए। तो उसमें बहुत सारी इनका जो रोड पर प्रेशर है वो कम होना और था, सड़कें जो तबाह होती हैं, और जो उस पर खर्चा आता है जी वो थोड़ा ज्यादा, वो एकदम से भाग के आ जाएंगी। जी। तो वो भी एंड टाइम पर क्या हो गया था कि जब उसका इफ्तिताह करना था, विलादीन पुत्र ने हमें पाकिस्तान में आ रहा था दौरे पर, उसने इफ्तिताह करना था, उसका शेड्यूल हो गया था दौरा। अच्छा। तो एन वक्त पर भी वो ये जो है ना अपना करा दिया। वो जो पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल में हादसा नहीं था, जी वो जी जो जी जी, पिशावर में हो गया बच्चों वाला। तो वो हो गया, तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। अब पता नहीं वो उसके साथ उसके क्या ताल्लुक था कैंसिल करने का, बहरहाल हो गया और फिर वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। इसी तरह तापी गैस फील्ड है, वो भी फिर जो है ना 15-16 में, जिस तरह ईरान के साथ हुआ था पहले, वो 98 में तापी गैस फील्ड 2016 में हुआ था कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जी ये वहाँ पर उससे का इफ्तिताह हुआ था कि वहाँ से वो जो गैस आनी थी वो इंडिया इसी तरह जानी थी। अफगानिस्तान से गुजर के अफगानिस्तान को रॉयल्टी मिलनी थी। पाकिस्तान इंडिया ने अफगानिस्तान को देनी थी, और जो इंडिया ने उसने पाकिस्तान को भी देनी थी, कि पाकिस्तान से गुजर के जानी थी उसमें। जी। तो वो मायदा हुआ, उस पर भी कोई नहीं अमल दरामद हुआ। इसी तरह LNG का, जी LNG का भी रूस के साथ मायदा हुआ था 2016 में। तो उसको भी बाद में आने वालों ने पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गैस के। इसलिए अब ये अच्छा, फिर उसके बाद जो बात आ गई है कि ये जो CPEC शुरू हुआ था, CPEC के जरिए यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आनी थी। अच्छा। ये बिजली लगी है नहीं, वो उस इंडस्ट्री के लिए लगी थी। अब ये आधा प्रोपेगेंडा करते हैं इधर के, जी वो इतनी प्लांट क्यों लगा लिए, तो इतने महंगे क्यों लगा लिए, और इतनी कंजम्पशन ही नहीं थी इतनी, क्योंकि 35-40 हज़ार मेगावाट की अब इनकी सिस्टम में बिजली लग चुकी है। तो भाई, तो उसके साथ इंडस्ट्री आनी थी ना, वो पूरा पैकेज था। आपने जो बाद में आने वाले थे तो उन्होंने उसको इंडस्ट्री आने ही नहीं दी, तो इसलिए बिजली फालतू ही होनी है। तो अब उनके पास आप मुआहदा किया हुआ है कि भाई हम बिजली आपसे नहीं मिलेंगे तो आपको पैसे देंगे। तो मगर बिजली आपने तो उनको पैसे देने हैं, लेकिन बिजली तो इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी थी, तो इंडस्ट्री लगी नहीं है, तो बिजली अब फालतू ही होनी है। अब लोगों से वो जेबों से खाल उतार रहे हैं, मतलब कि जो सही उनको बार जिम्मेदार वो खुद है, जिम्मेदार हमारी रियासत है इस चीज की। कि उन्होंने आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसको आधे में रोक दिया है। जब आधे में एक चीज प्रोजेक्ट को रोक दें, मतलब हम एक प्लाजा बना रहे हैं 10 मंजिला, तो आपने एक बैंक से कर्जा लिया है 5-6 अरब रुपया, तो आधे में जाकर कोई लड़ाई होगी, बैंक को तो आपने पैसे देने हैं, तो बगैर सूद देने हैं। तो ये भी यही है। अब ये उसमें कह रहे हैं जी क्यों हुआ, जी क्यों, अब बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसकी वजह ये है। अच्छा सियाद भाई, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त आपका जो फिक्र है वो क्या कहती है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस नेज पे है और किस डगर पे जा रही है? क्या कोई बेहतरी के आसार हैं, या सही डायरेक्शन पे जा रही है, या इसमें कोई ज़िगज़ैग है? जो भी पहले बात की है ना कि ये सारे 98 से लेकर 2016 तक मुल्कों के साथ मुआहदे किए हैं, चाइना के साथ CPEC का मुआहदा किया है, जो बाद में रोक दिया गया है। तो अब जो है उन्होंने रियासत के साथ मुआहदे किए होते हैं, वो उन्होंने किसी शख्सियत के साथ नहीं किए होते। ऐसा ही है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब हम इसके साथ है। अब इन्होंने जब रोका है तो इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। अब वो इनके साथ काम करने के लिए बाहर से जो है ना कोई तैयार ही नहीं है। अब देखिए शहबाज शरीफ 4 साल से आया है, ये भाग के जो है ना कोई कसर नहीं इसने छोड़ी तो, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनका ट्रस्ट जो इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब जो इनका ट्रस्ट है खत्म किया है, तो अब बाहर से वाले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ ही नहीं रहे। तो अब इनकी मैशत कैसे ठीक होगी? वहीं पर वहीं खड़ी है, जो जहाँ से 2016-17 में थी ना, उसके बाद जो डिग्रेड हुआ है वो उसी से है। और बल्कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई हादसा होता है। जिस तरह अभी जो है ना, ये पहले वो कोरोना का हादसा आ गया, फिर ये अभी जंग का हादसा आ गया है, तो उसमें और फिर डिग्रेडेशन शुरू हो जानी है।
जी नाजरीन, आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की राजा सज्जाद हैदर ने, और यकीनी तौर पे आपको नई चीज़ें पता लगी होंगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा। यकीनी तौर पे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे कि राजा सज्जाद हैदर से टाइम लें और इनके जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचाएँ, चूँकि ये वो बातें करते हैं कि जो किताबों में मौजूद नहीं होती। ये वो बातें हैं जो इनका अपना एक्सपीरियंस है और ये उसी की बेस के ऊपर ये बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट एक नई पर्सनैलिटी के साथ। इजाज़त दीजिए। मैं नाज़रीन आपको अभी दिखाते इस वक्त खूबसूरत व्यू है, आप देखिए ज़रा, ये बहुत खूबसूरत व्यू आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ जी। कि आप देखिए ज़रा, इस वक्त सूरज जो है वो बिल्कुल, यहाँ देखिए कि सूरज जो है ये गरूब होने को है, और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी।